हेलो एवरीवन, नमस्कार, वेलकम टू लर्न विद सिमरन। आई होप आप सभी अच्छे हैं, यू आर डूइंग गुड। सो आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो जिसका टाइटल है RTE, राइट टू एजुकेशन, जिसको हिंदी में कहा जाता है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। RTE का मतलब होता है राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। और ये एक एक्ट है जो 2009 में आया था। ठीक है, ये कब आया था? 2009 में आया था। लेकिन ये अप्लाई कब हुआ था? ठीक है, ये अप्लाई हुआ था अप्रैल 2010 में। अब अप्रैल 2010 में भी अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो 1 अप्रैल 2010 को ये लागू हुआ था, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। और तो इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं कि RTE एक्ट 2009 कहां से शुरू हुआ था, क्या इसका बैकग्राउंड था, किसने ये शुरू किया था। तो RTE एक्ट जो है वो 86 अमेंडमेंट के द्वारा आया था। ठीक है, 86 अमेंडमेंट कब आया था? 86 अमेंडमेंट हमारी आई थी 2002 में। ठीक है, तो इसमें हमें 3 साल हैं, 3 इयर्स हैं जो हमें याद रखने हैं, 2002, 2009 और 2010। ये 3 साल बहुत महत्वपूर्ण है RTE एक्ट में। तो अब जो 86 अमेंडमेंट यानी 86वां जो संशोधन आया था, उस संशोधन ने 3 बातें कही थी RTE को लेकर। तो वो क्या थी? सबसे पहली बात थी कि एडेड आर्टिकल 21 इन फंडामेंटल राइट्स। जो आर्टिकल 21A है उसको हमारे फंडामेंटल राइट्स यानी हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उनमें आर्टिकल 21A को जोड़ा गया। आर्टिकल 21A है क्या? आर्टिकल 21A है राइट टू एजुकेशन। ठीक है, राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार है RTE, उसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स जो कि भाग 3 पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है उसमें जोड़ा गया। अब सेकंड प्रोविजन जो था किसका? 86 अमेंडमेंट एक्ट का, वो ये था कि इसने जो आर्टिकल 45 था इसको मॉडिफाई करते हुए ये कहा कि ये स्टेट की ड्यूटी है। किसकी ड्यूटी है? स्टेट की ड्यूटी है कि 6 साल तक के बच्चे की जो अर्ली एजुकेशन होती है, जो शुरुआती तौर की जो एजुकेशन होती है, वो एजुकेशन हर बच्चे को मिलेगी। किसकी ड्यूटी होगी? स्टेट की ड्यूटी होगी। और क्या देना बच्चे को? ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन अप टू 6 इयर्स ऑफ एज। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड प्रोविजन था, थर्ड प्रोविजन में कहा गया कि एडेड के इन 51A। अब ये 51A है ड्यूटी। ठीक है, ये सभी की ड्यूटी है। इस ड्यूटी में 51A जो हमारा आर्टिकल है उसमें के क्लोज जोड़ा गया। के क्लोज ने क्या कहा? अब के क्लोज का कहना यह था कि इसमें यह मेंशन था कि हर एक पेरेंट की ड्यूटी होगी, हर एक माता पिता की कर्तव्य होगा, उनकी ड्यूटी होगी कि अपने बच्चे को सारी अपॉर्चुनिटीज जितनी भी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, जो इस 45 आर्टिकल के अंदर जो गवर्नमेंट उनको अपॉर्चुनिटीज दे रही है एजुकेशन की, उनको ग्रैब करे और अपने बच्चे को जो जरूरत, जो अनिवार्य शिक्षा है उसका फायदा, उनका लाभ उनको दिलवा सके। ठीक है, तो ये था हमारा 86 अमेंडमेंट एक्ट। अब जानते हैं कि RTE एक्ट जो था उसमें था क्या? उसको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन जानते हैं कि क्या है? फ्री का मतलब है यानी निःशुल्क। फ्री को हम हिंदी में क्या कहेंगे? फ्री को कहेंगे निःशुल्क, यानी जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है। फ्री का मतलब ही यही है कि जब बच्चे का आप स्कूल में दाखिला करा रहे हैं उस समय किसी प्रकार का कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। कोई भी स्टेशनरी है उसके लिए पैसा नहीं लिया जाएगा। किसी भी प्रकार की और भी कोई गतिविधि है जो स्कूल में हो रही है तो देयर विल बी नो फीस और चार्जेस टेकन। ठीक है, कोई किसी भी प्रकार की फीस या कोई भी चार्ज या कोई भी डोनेशन स्कूल नहीं ले सकता है अंडर RTE एक्ट 2009। अब कंपल्सरी से आप क्या समझते हैं? कंपल्सरी यानी होता है अनिवार्य। कंपल्सरी यानी अनिवार्य, जो कि मैंडेटरी होता है। कंपल्सरी का कहना यही था कि जो एलिमेंट्री एजुकेशन है, एलिमेंट्री एजुकेशन बच्चों के लिए मैंडेटरी कर दी गई थी कि हर बच्चे के लिए अनिवार्य होगा, हर बच्चे के लिए कंपल्सरी होगा एलिमेंट्री एजुकेशन करना। एलिमेंट्री एजुकेशन क्या है? एलिमेंट्री एजुकेशन पर एक नजर डालते हैं। एलिमेंट्री एजुकेशन होती है 1st to 8th क्लास। ठीक है, एलिमेंट्री एजुकेशन के अंदर यानी एलिमेंट्री क्लासेस अगर हम कहें तो वो होती है हमारी 1st to 8th क्लास, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th। अब एलिमेंट्री एजुकेशन को क्या कर दिया गया था? कंपल्सरी यानी अनिवार्य कर दिया गया था। एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स। अब जो एलिमेंट्री एजुकेशन के बच्चे होते हैं उनकी उम्र क्या होती है? 6 से 14 वर्ष। ठीक है, अब एलिमेंट्री एजुकेशन को 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है लोअर प्राइमरी। लोअर प्राइमरी में आती है हमारी 1st to 4th क्लास, 1st, 2nd, 3rd एंड 4th क्लास। उसके बाद हमारा अपर प्राइमरी है एलिमेंट्री एजुकेशन का भाग 2, जो है 5th से लेके 8th क्लास तक। तो ये थी हमारी एलिमेंट्री एजुकेशन। ये फ्री और कंपल्सरी कर दी गई थी किसके अंदर? RTE एक्ट के अंदर। अब फ्री और कंपल्सरी में एक चीज और थी, प्रोविजन और था कि जो नॉन एडमिटेड चाइल्ड हैं, जो नॉन एडमिटेड बच्चे हैं जिनका कभी दाखिला ही नहीं हुआ स्कूल में और सपोज अब उनकी उम्र जो है वो 8 वर्ष हो चुकी है, तो अगर उन्होंने बुनियादी जो शिक्षा थी, जो बिल्कुल मेन जो शिक्षा थी, एजुकेशन थी, उन्होंने वो एजुकेशन भी ग्रहण नहीं करी है, तो अब ये नहीं होगा कि उनको 1st क्लास में दाखिला देंगे। नहीं, उनको एज एप्रोप्रिएट क्लास में एडमिशन दिया जाएगा। उनकी जो उम्र के हिसाब से, जो उनकी आयु के हिसाब से, जो अनुकूल कक्षा है, आयु अनुकूल कक्षा में उनको दाखिला दिया जाएगा, ताकि क्या हो सके, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो एज वाइज होमोजीनियस यानी कि एक ग्रुप जहां पे सबका
एक लेवल होता है जहां पे सबकी उम्र सेम होगी। ऐसे हमें एजुकेशन सिस्टम अपना बनाना था अंडर आरटीई एक्ट। और आरटीई एक्ट में टोटल 7 चैप्टर्स हैं और 38 सेक्शन इसमें थे। उसके बाद काफी अमेंडमेंट हुए, काफी चीजें बदलाव हुई, तो उसके बाद ये बढ़ चुके हैं। तो ये शुरुआती तौर पर 38 सेक्शंस थे और 7 चैप्टर्स आरटीई एक्ट 2009 में थे। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो आरटीई एक्ट है उसने स्कूल के लिए और टीचर्स के लिए और पेरेंट्स के लिए भी कुछ प्रोविजंस दिए थे कि किस प्रकार उनको फंक्शन करना है, किस प्रकार से उन्हें क्लास में एक्ट करना है। अब हम वो पढ़ेंगे। आरटीई ने टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए कुछ वर्किंग आवर्स या वर्किंग डेज स्पेसिफाई किए थे कि बच्चों को एक हफ्ते में या एक साल में इतने दिन पढ़ाना है, इतने घंटे इंस्ट्रक्शंस देनी है, और कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे जो बच्चों को पढ़ाए जाने चाहिए, या जो प्यूपिल टीचर रेशियो है, यानी एक क्लास में इतने बच्चों पर इतने टीचर्स होने चाहिए, वो सभी हमारे को प्रोविजंस किसने प्रोवाइड करे हैं, आरटीई एक्ट 2009 ने। तो उसकी शुरुआत तो उसको शुरू करते हैं। तो आरटीई एक्ट के अंदर ये कहा गया था कि कोई भी कैपिटेशन फी नहीं ली जाएगी, यानी एडमिशन के टाइम पर किसी भी प्रकार की बच्चे से फीस नहीं ली जाएगी, जो कि फ्री एजुकेशन के अंडर आता है। नो स्क्रीनिंग फॉर एडमिशन, यानी बच्चे का कोई भी टेस्ट, एंट्रेंस टेस्ट या पेरेंट्स का कोई भी टेस्ट नहीं लिया जाएगा एडमिशन पर्पस के लिए। उसके बाद नो स्कूल विदाउट रिकॉग्निशन, यानी अगर कोई स्कूल रिकॉग्नाइज नहीं है सीबीएसई द्वारा, तो वो स्कूल अगर किसी को मान्यता प्राप्त नहीं है, ऐसे स्कूल को बंद किया जाएगा इमीडिएटली अंडर आरटीई एक्ट 2009। उसके बाद आरटीई एक्ट में एक नो डिटेंशन पॉलिसी थी कि आप बच्चे को फेल नहीं कर सकते हो क्लास 8 तक, जो कि एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करता है कि 8th क्लास तक आप किसी भी बच्चे को फेल नहीं कर सकते हो। ये पहले एक प्रोविजन था, लेकिन 2019 में एक अमेंडमेंट एक्ट आया, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन अमेंडमेंट एक्ट, उसमें इस प्रोविजन को खत्म कर दिया गया, यानी अब नो डिटेंशन पॉलिसी एग्जिस्ट नहीं करती है। अब हम बच्चे को फेल कर सकते हैं या उसको क्लास रिपीट करवा सकते हैं। उसके बाद कुछ मिनिमम वर्किंग डेज डिसाइड करे गए कि हर एक क्लास को कितने घंटे या कितने दिनों तक पढ़ाना है। तो अभी हम डेज की बात कर रहे हैं, तो क्लास 1st to 5th को, जो पहली से 5वीं कक्षा है, उन बच्चों को 200 दिन एक साल में पढ़ाया जाना चाहिए। और क्लास 6 to 8 है, 6ठी से 8वीं क्लास तक के बच्चों को 220 दिन एक साल में, जो 365 दिन होते हैं, उसमें से 220 दिन बच्चों को स्कूल में पढ़ाना है। फिर आते हैं इंस्ट्रक्शन आवर्स कि कितने घंटे उनको पढ़ाना है। तो 1st to 5th क्लास के बच्चों को 800 घंटे का टाइम दिया गया कि 800 घंटे आपको एक साल के अंदर जो 200 दिन है उनमें पढ़ाया जाना चाहिए। और जो 5th, 6th, 7th, 8th, जो 5th to 8th क्लासेस है, जो हमारी अपर प्राइमरी क्लासेस हैं, उनको 1000 घंटे एक साल में, यानी कि 220 दिन में 1000 घंटे उनको पढ़ाया जाना चाहिए। फिर आता है हमारा प्यूपिल टीचर रेशियो कि एक क्लास में कितने बच्चों पर एक टीचर होना चाहिए। तो 1st to 5th की अगर हम बात करें लोअर प्राइमरी की, तो उसमें अगर 120 बच्चे हैं, किसी स्कूल में अगर 120 बच्चे हैं, तो 120 बच्चों पर में क्या होना चाहिए कि 30 बच्चों पर एक टीचर होना चाहिए। ठीक है कि 1:30 का मतलब है कि 30 बच्चों पर एक शिक्षक अनिवार्य है। और अगर बच्चों की संख्या 120 से 200 के बीच में है, तो उस स्कूल में 40 बच्चों पर एक अध्यापक, एक शिक्षक होगा, साथ में एक हेडमास्टर भी होगा उस स्कूल में। और अगर बच्चे 200 से भी पार हैं, 200 से ज्यादा बच्चे हैं एक स्कूल में यदि, तो 40 बच्चों पे एक शिक्षक, यानी 1:40 रेशियो प्लस हेडमास्टर। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट था। उसके बाद अगर 6 to 8 जो हमारी क्लासेस हैं, 6 to 8 में ये प्रोविजन था कि 35 बच्चों पर एक टीचर होना अनिवार्य है। अब हम सब्जेक्ट्स की बात करें कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो बच्चे को फुल टाइम पढ़ाने हैं, और कौन से सब्जेक्ट हैं जो वीक में एक बार या 2 बार कराने हैं, यानी पार्ट टाइम पढ़ाने हैं। तो फुल टाइम जो सब्जेक्ट्स थे जो बच्चों को पढ़ाने थे, वो थे साइंस और मैथ्स, ये कंपलसरी थे बच्चों को पढ़ाने। एसएसटी जो कि हमारा सोशल स्टडीज होता है, साथ में लैंग्वेज जो हमारी भाषाएं होती है, हिंदी और इंग्लिश, जो भी बच्चों की लैंग्वेज है, वो उनको पढ़ाई जाए फुल टाइम पर। ठीक है, डेली पढ़ाई जाए। और पार्ट टाइम यानी वीकली बेसिस पर उन्हें क्या कराना चाहिए, आर्ट एजुकेशन हमारी जो होती है, वर्क एजुकेशन, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। तो ये सब्जेक्ट्स हैं जो बच्चे को पार्ट टाइम फुल टाइम पढ़ाने चाहिए। प्यूपिल टीचर रेशियो और कुछ प्रोविजंस की बच्चे से कोई भी फीस नहीं लेनी है, कोई स्क्रीनिंग नहीं होगी, एंट्रेंस टेस्ट नहीं होगा। नो डिटेंशन पॉलिसी पहले थी, उसको 2019 के फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन अमेंडमेंट एक्ट में जो 2019 में आया था, उसमें इसको खत्म कर दिया गया है। और ये मिनिमम वर्किंग डेज हैं। उसके अलावा जो आरटीई एक्ट है, उन्होंने स्कूल की बिल्डिंग के बारे में बात करी है कि जो स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो स्कूल की बिल्डिंग है, वो कैसी होनी चाहिए। तो जो स्कूल की बिल्डिंग है वो ऑल वेदर कंडीशंस में लास्ट करे, ऐसी बिल्डिंग होनी चाहिए जो कि गिर ना जाए बारिश या तूफान आने से, ऐसी स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग होनी चाहिए। साथ में जो बिल्डिंग है वो एक लर्निंग मटेरियल के तौर पर काम करना चाहिए, यानी जो बिल्डिंग की स्कूल की दीवारें हैं उनको क्रिएटिवली आप पेंट कर सकते हैं, या उनपे कुछ ऐसे इन्फॉर्मेटिव चीजें आपको लगानी है ताकि वो बिल्डिंग एक रिसोर्स के तौर पर, लर्निंग रिसोर्स के तौर पर काम करे। साथ ही में स्कूल के अंदर एक प्लेग्राउंड होना कंपलसरी है, एक लाइब्रेरी होनी कंपलसरी है। साथ ही लाइब्रेरी और ग्राउंड के साथ स्कूल में किचन होना जरूरी है, जो मिड डे मील जो प्रोविजन है, मिड डे मील जो स्कीम है स्कूल में, उसके लिए उस किचन में खाना बन सके। तो ये कुछ प्रोविजन है जो बिल्डिंग के लिए आरटीई एक्ट के अंदर दिए हुए हैं। प्रोविजंस के बाद हमारे पास एक कमेटी है जो कि आरटीई एक्ट ने रिकमेंड करी थी कि हर स्कूल में एक स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होना कंपलसरी है। अब वो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का काम क्या होगा, उसमें कौन कौन लोग होंगे, कौन कौन हिस्सा लेगा, किसका क्या फंक्शन है, वो हम जानते हैं। तो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होती है हमारी एसएमसी।
ठीक है, इसको शॉर्ट में एसएमसी बोला जाता है। तो हर एक स्कूल में एसएमसी होती है, ये होना कंपलसरी है। अब एसएमसी में कौन कौन लोग होने चाहिए? स्कूल के टीचर्स यानी कि स्कूल का स्टाफ होना चाहिए, साथ में पेरेंट्स होने चाहिए, उसमें जो बच्चों के गार्जियन है, पेरेंट्स है, वो होना इसका हिस्सा होना कंपलसरी है। और जो इलेक्टेड कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जिनका चुनाव किया जाता है, वो लोग होने इसमें कंपलसरी है। और स्पेशली जो बात कही गई है कि जो पेरेंट्स है वो 3/4 होने चाहिए, ठीक है, जो 3/4 होंगे एसएमसी में जो मेंबर्स होंगे, उसके जो 3/4 मेंबर्स है वो पेरेंट्स होने चाहिए इस कमिटी में। और साथ में 50% वुमेन भी होनी चाहिए। एक और क्राइटेरिया है कि जितनी भी संख्या होगी कमेटी के मेंबर्स की, उसमें से जो 50% मेंबर्स हैं वो वुमेन होनी चाहिए, वो महिलाएं होनी चाहिए। साथ ही इन्होंने एक बात और कही थी कि जितने भी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के या बैकवर्ड जो लोग होते हैं, तो ऐसे भी लोगों को इस कमेटी का मेंबर बनाना है, उनको भी स्कूल के डिसीजंस लेने में उनको भी रोल देना है। तो एसएमसी का काम क्या होता था? एसएमसी में हमने जाना कि एसएमसी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, उसमें टीचर्स, पेरेंट्स और कुछ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। जो पेरेंट्स होते हैं वो 3/4 उसके अमाउंट होने चाहिए, 3/4 ऑफ द टोटल एसएमसी मेंबर्स होने चाहिए पेरेंट्स। और उसके बाद जो 50% है वो महिलाएं होनी चाहिए। और महिलाओं के साथ साथ इकोनॉमिक वीकर सेक्शन और बैकवर्ड जो सेक्शन है, उन लोगों को भी हमें इस कमेटी का मेंबर बनाना है। अब ये जो कमेटी है ये क्या करती है? ये प्लान करती है, मॉनिटर करती है और मैनेज करती है लोकल अथॉरिटी और स्कूल के साथ मिलकर के, ठीक है। जितने भी ये लोग हैं ये मिलकर के क्या करते हैं? स्कूल के अंदर कोई भी एक्टिविटी होनी है, कोई फंड रेज करना है या कोई भी ट्रिप प्लान करना है, तो ये कमेटी बैठ करके डिसीजन लेती है स्कूल के लिए, प्लानिंग करती है, मैनेज करती है और साथ में फिर मॉनिटर भी करती है, देखभाल भी करती है। तो ये काम था एसएमसी का, ये काफी इंपॉर्टेंट है आरटी एक्ट के अंडर। तो अब हम बात कर लेते हैं कि आरटी एक्ट में हमने क्या क्या पढ़ा, क्या उसका कंक्लूजन निकला। तो आरटी एक्ट 2009 में आया था, अप्लाई हुआ था 2010 में। ये बात करता है फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन की, यानी कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की ये बात करता है। कितनी एज तक? 6 to 40 तक। साथ में नो कैपिटेशन फीस की बात करता है कि किसी भी प्रकार की कोई भी फीस नहीं ली जाएगी। नो पनिशमेंट, किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार की पनिशमेंट, दंड आप नहीं दे सकते हो, कोई भी स्ट्रेस किसी भी प्रकार का आप नहीं दे सकते हो। प्यूपिल टीचर रेशियो की हमने बात करी कि 1st to 5th में क्या रेशियो होना चाहिए, कितनी इस पर एक हेडमास्टर आ जाएगा साथ में, या 6 to 8 के लिए क्या हमारा रेशियो होना चाहिए जो कि 1:35। और वर्किंग डेज कितने होने चाहिए, जो कि छोटे बच्चों के लिए 200 दिन है और बड़े बच्चों के लिए यानी 6 to 8 के लिए हमारे 220 दिन है। वर्किंग आवर्स की हमने बात करी 800 और 1000। उसके बाद हमने नो डिनायल फॉर एडमिशन की, आप किसी भी बच्चे को एडमिशन के लिए मना नहीं कर सकते हो, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड, कास्ट, क्रीड, जेंडर कहीं से भी वो बिलोंग करता हो या उसके पास कोई भी डॉक्यूमेंट अगर नहीं है, फिर भी आप बच्चे को एडमिशन के लिए मना नहीं कर सकते हो। उसके बाद हमने बात करी कि जो स्कूल 1 से 3 किलोमीटर के अंदर जुरिस्डिक्शन में बच्चे के घर के पास होना चाहिए। अगर छोटा बच्चा है, प्री प्राइमरी या लोअर प्राइमरी का बच्चा है, तो 1 किलोमीटर के अंदर स्कूल होना चाहिए। और जो अपर प्राइमरी है उनके लिए 3 किलोमीटर के अंदर स्कूल होना अनिवार्य, कंपल्सरी है। उसके बाद क्वालिफाइड टीचर्स की बात आरटी ने करी कि जो भी टीचर स्कूल्स में होंगे जो बच्चों को पढ़ाएंगे वो क्वालिफाइड होने चाहिए। इसकी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया भी दिया आरटी ने। उसके बाद जो स्कूल है वो रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, जैसे मैंने बताया कि हर एक स्कूल को मान्यता प्राप्त होना अनिवार्य है सीबीएसई से। उसके बाद बिल्डिंग जो है वो आइडियल अनुकूल बिल्डिंग होनी चाहिए। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बच्चों के लिए सेपरेट, बॉयज और गर्ल्स के लिए सेपरेट टॉयलेट्स होने चाहिए, सेफ ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए, ठीक है। एसएमसी कंपल्सरी है। जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की हमने बात करी लास्ट में, वो एक स्कूल में होना जरूरी है ताकि प्लान, मैनेज और मॉनिटर अच्छे से सारी स्कूल की एक्टिविटीज को वो कर सके। तो ये था हमारा आरटीई। आई होप आपको समझ आया होगा। एंड इफ यू आर राइटिंग इट फॉर एग्जामिनेशन पर्पस, तो ये सभी पॉइंट्स लिखना कंपलसरी है। ये सभी पॉइंट्स इसका कंक्लूजन है आरटी एक्ट का। आई होप समझ आया होगा। एंड स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन मेंशन दैट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।